लोगों ने सेटेलाइट्स वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि सेटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड आवर अर्थ। और उसी टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कई सेटेलाइट ऐसे होते हैं जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। और अगर आपको याद हो, जो हमारी ज़मीन के करीब तरीन सेटेलाइट है वो 84 मिनट में अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द पूरा कर लेता है। तो स्टूडेंट, क्या कभी आपने सोचा कि फॉर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स भी होते हैं, ऐसे सेटेलाइट जो हमारी ज़मीन से दूर होते हैं? और अगर ये सेटेलाइट हमारी ज़मीन से दूर होते हैं तो जाहिर बात है फिर इनकी ट्रेजेक्ट्री भी काफ़ी बड़ी होगी। अगर इनका सर्कुलर ऑर्बिट काफ़ी बड़ा होगा तो इसका मतलब है दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। और स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाए कि इन सेटेलाइट का जो एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम है वो हमारी ज़मीन की स्पिन रोटेशन के टाइम से मैच कर जाए, तो फिर हम इन सेटेलाइट्स को क्या बोलेंगे? तो स्टूडेंट, इन सेटेलाइट्स को हम क्या बोलेंगे, इसको समझने के लिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है जिसका नाम है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ कि जियो और स्टेशनरी का मतलब क्या है। जियो मीन्स अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, और स्टेशनरी का मतलब है एट रेस्ट। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि दो सैटेलाइट्स विच आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। आप बोलेंगे सर, कभी आप कहते हैं कि सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं और कभी आप कहते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट हैं जो कि हमारी ज़मीन के लिहाज से रेस्ट पर हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर रेस्ट पर होने का मतलब ये है कि इनकी मोशन हमारी ज़मीन की स्पिन रोटेशन की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज है। जिस तरह हमारी ज़मीन अपना एक स्पिन रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, ये भी अपना एक चक्कर जो है ये 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये सेटेलाइट हमारी ज़मीन के लिहाज से हर वक्त एक ही जगह पर है, क्योंकि जिस तरह हमारी ज़मीन रोटेट कर रही है ये सेटेलाइट भी हमारी ज़मीन के साथ साथ घूम रहा है। तो उस रिस्पेक्ट से ये हर वक्त हमारी ज़मीन के लिहाज से एक ही जगह पर मौजूद है। तो स्टूडेंट, ऐसे सेटेलाइट्स को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ऐसे सेटेलाइट्स जिनकी ऑर्बिटल मोशन का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जितनी देर में अपना वो एक चक्कर निकालते हैं उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड इज सिंक्रोनाइज विद स्पिन रोटेशन ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, जिस तरह मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिस तरह हमारी ज़मीन अपना एक चक्कर जो है वो स्पिन रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। यही वजह है कि हमारा जो एक दिन है वो 24 घंटे का क्यों है, क्योंकि हमारी ज़मीन की जो स्पिन रोटेशन है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स में कंप्लीट हो रही होती है। तो ये भी अपना एक ऑर्बिटल चक्कर जो है ये 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। और स्टूडेंट, यही वजह है कि इनको हम लोग जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनियस सेटेलाइट्स भी बोलते हैं। इनके लिए हम जियो स्टेशनरी का, या बुक ने इनके लिए जियो सिंक्रोनियस का वर्ड भी ऐड किया है। यहाँ पे सिंक्रोनियस का मतलब ये है सिंक्रोनाइज होना, मैच करना। तो स्टूडेंट, आप लोगों को क्या ये बात पता है कि जिन ऑर्बिट्स में ये सेटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं उन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं? स्टूडेंट, याद रखिएगा, उन ऑर्बिट्स को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। Geostationary orbits are those orbits in which geostationary satellites all are revolve। जिस तरह के आप देख सकते हैं, जब एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हमारी ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो उसका एक ऑर्बिट होगा, उसका एक सर्कल होगा, और उस ऑर्बिट का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मतलब सेंटर से डिस्टेंस होगा उस सेटेलाइट का। तो आप इस डिस्टेंस को इस फिगर में देख सकते हैं। ये आर, कैपिटल आर हमारे ज़मीन का रेडियस है और एच सरफेस से उस सेटेलाइट तक का डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या करना है कि एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हमारी ज़मीन के सेंटर से कितना दूर है। यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब है, स्मॉल आर का मतलब ये है डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, geostationary satellite from center of earth।
ठीक है, स्मॉल आर में। और स्मॉल आर अगर आपको याद हो तो ये इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर प्लस एच के। ठीक है, मतलब अगर आप इस फिगर को देखें तो कैपिटल आर ज़मीन का रेडियस और हाइट जो है वो बेसिकली सरफेस से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। तो स्मॉल आर में और एच में फ़र्क होता है और स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट इस स्मॉल आर को हम कैसे कैलकुलेट करें और हमें ये बात कैसे पता लगेगी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारी ज़मीन से कितने दूर हैं, क्योंकि मैं इनको पहले से ही फॉर ऑर्बिटिंग का नाम तो दे चुका हूँ क्योंकि ये हमारी ज़मीन से दूर होते हैं, इसलिए हम इनको क्लोज ऑर्बिटिंग नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बोलते हैं। इनके लिए हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट हमने ये पता करना है कि ये सैटेलाइट हमारी ज़मीन के सेंटर से और हमारी ज़मीन के सरफेस से कितना दूर है, तो इसके लिए हमें एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के जरिए समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो जब एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है जिसका फॉर्मूला है GM/R, जो कि आप ऑर्बिटल स्पीड के अंदर पढ़ते हैं। और अगर मैं सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पीड की बात करूं तो वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस, अगर एक कंप्लीट चक्कर अपना सैटेलाइट पूरा कर रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा 2πr सर्कमफेरेंस के इक्वल। और ये इसका टी टाइम है जिसको आप कैपिटल T टाइम पीरियड से भी शो कर सकते हैं क्योंकि एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कहलाता है। अब आप इसकी डेरिवेशन खुद करें, बुक से देखें। जब आप यहाँ से इस R की वैल्यू निकालेंगे, इस R को सेपरेट करेंगे बोथ साइड पे स्क्वायर लेके, तो स्टूडेंट हमारे पास जो इस R की वैल्यू आएगी वो आएगी GM/T² ओवर 4π² और इस सारे की पावर 1/3। जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपके पास जो है वो डेरिवेशन कुछ यूं आएगी, R इज इक्वल टू, ये R क्या है मैंने आपको भी बताया कि एक जियो स्टेशन सैटेलाइट ज़मीन के सेंटर से कितना दूर है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ये M मैस ऑफ अर्थ है जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.0 10⁻24 किलोग्राम। और ये T क्या है, ये T बेसिकली एक चक्कर का टाइम है और जियो स्टेशन सैटेलाइट अपना एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करता है जो कि 86,400 सेकंड्स के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू आपको पता है। जब ये तमाम वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास, और जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे 1/3 लेंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से ये पता लग गया कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारी ज़मीन से 42,300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं जब मैं ज़मीन के सेंटर से उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं ज़मीन के सरफेस से उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उनकी एज कैलकुलेट करना चाहूँ कि वो ज़मीन के सरफेस से कितना दूर हैं, ओके, अगर मैं इस एज को फाइंड करना चाहूँ तो इस कैपिटल R को मुझे यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। और स्मॉल r की वैल्यू मैंने अभी निकाली, वो कितनी आई, आप बोलेंगे सर वो वैल्यू आई हमारे पास 4230 किलोमीटर, 00 किलोमीटर, और हमारी ज़मीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास जब मैं यहाँ से हाइट की वैल्यू निकालूंगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो इम्पोर्टेंट बातों के बारे में पता लगा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारी ज़मीन के सेंटर से कितना दूर है तो आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारी ज़मीन के सरफेस से कितना दूर है तो आपने याद रखना है 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें पता लग गया जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है वो ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर होते हैं, और जो फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैं जिस तरह के जियो स्टेशनरी वो ज़मीन से 36,000 किलोमीटर होते हैं। मतलब अगर वो सैटेलाइट जो कि ज़मीन के सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर होंगे, सिर्फ उन्हीं की मोशन जो है उसका टाइम पीरियड ज़मीन के स्पिन रोटेशन के टाइम पीरियड से सिंक्रोनाइज हो सकेगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये वाला फॉर्मूला एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम लोग बोलते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर एक साइंटिस्ट है जो कि हमें इस लॉ के बारे में बताता है। बेसिकली आपने तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में पुट किया, लेकिन डियर स्टूडेंट ये लॉ आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। इसमें R बेसिकली ऑर्बिटल रेडियस है,
और ये टी जो है, ये वाला टी, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, जी एम 4 पाई कांस्टेंट है, और इसमें ये जो टी है ये उस ऑर्बिट को पूरा करने का टाइम है, टाइम पीरियड है, एक रेवोल्यूशन का टाइम। तो इसमें आर और टी वेरी करेंगे, तो उस रिस्पेक्ट से अगर मैं तमाम चीज़ों को कांस्टेंट रख के इस आर को और टी को लिखूं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/3। और स्टूडेंट हम इसी अगर फॉर्मूले को बोथ साइड के ऊपर अगर मैं यहाँ से इस 3 को ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोथ साइड पर क्यूब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मैं इसी फॉर्मूले को यूँ भी लिख सकता हूँ आर 3/2, क्योंकि अगर यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना हो तो बोथ साइड पे मुझे 2 से पावर में डिवाइड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने इस एक फॉर्मूले को किस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा, और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आर यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल रेडियस सैटेलाइट का जो रेडियस है ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का, और ये जो कैपिटल टी है ये उसका टाइम है, टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट आपने ये टाइम का और रेडियस का रिलेशन याद रखना है, जिस तरह मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। अब मैं इनसे रेलिवेंट आपसे कई क्वेश्चंस कर सकता हूँ और इनसे रेलिवेंट आपसे कई एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी देखते हैं। जिस तरह कि आपके सामने एक एमसीक्यू अपीयर हो रहा है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन इज करेक्टली रिलेटेड द ऑर्बिटल रेडियस एंड पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों ने जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रिलेशन पढ़ा उसमें आपने प्रूव किया आर इज़ इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और इस सारे की पावर क्या थी 1/3। तो इस रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/3, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। और जब मैं बोथ साइड पर क्यूब इस 3 को ख़त्म करने के लिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, इधर भी 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो आएगी बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन को भी देखते हैं। द रोटेशन पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ 83 मिनट्स। मतलब एक सैटेलाइट जो हमारी ज़मीन के करीब है वो 83 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर अर्थ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट डिस्टेंस इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द रेडियस। अगर उसका रेडियस 4 टाइम बढ़ा दिया जाए, मतलब वो ज़मीन के सेंटर से 4 टाइम दूर चला जाए, उसका ऑर्बिटल रेडियस 4 टाइम बढ़ा दिया जाए, इस आर की बात हो रही है स्टूडेंट, तो फिर आपने ये बताना है कि अब वो कितनी देर में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो स्टूडेंट हम इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से टाइम को लैदा करूँ, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी 2/3, अगर मैं इस फॉर्मूले को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि आर 3/2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3 के जब ये इधर आएगी पावर तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अब आर को हमने पहले से कितना टाइम किया, आप बोलेंगे सर 4 टाइम्स किया है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसी के साथ साथ अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 4 का मतलब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे साथ 3/2 तो आना ही आना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल रेडियस के 4 टाइम होने से टाइम पीरियड कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 8 टाइम हो गया। तो इसका मतलब है जो नया टाइम पीरियड होगा वो पहले वाले टाइम पीरियड का 8 टाइम्स होगा, और पहले वाला टाइम कितना था 83 मिनट्स। तो जब मैं यहाँ पर 8 को 83 से मल्टीप्लाई करूँगा तो स्टूडेंट आपको पता है जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो यहाँ पे 664 के करीब करीब हमारा आंसर होगा। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो वो हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 664 मिनट्स। सो राइट ऑप्शन इज़ बीटा। इसी से रेलिवेंट एक नए एमसीक्यू भी देखते हैं। अज्यूम बदर 1 सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ एवरी 10 hours. After every how many hours will Badr 2 orbit Earth if its orbital radius is twice the orbital radius of Badr 1?
मतलब ये कि जो बदर 2 है उसका ऑर्बिटल रेडियस हम बदर 1 के ऑर्बिटल रेडियस से 2 टाइम ज़्यादा है। अगर 2 टाइम ज़्यादा होगा तो उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ऑर्बिटल रेडियस की बात हो रही तो ज़ाहिर बात है हम केपलर्स लॉ ही यूज़ करेंगे जो हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए पढ़ा। अब हम इसी फॉर्मूले से जिस तरह हमने पहले इसको सॉल्व किया है, अब उसने आर को पहले से 2 टाइम बढ़ाया। बदर 2 का जो रेडियस है ऑर्बिटल रेडियस वो 2 टाइम ज़्यादा है, तो इस आर की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और 2 की पावर क्या आ जाएगी 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर देखें यहाँ पे तो आपको 4 टाइम किया था तो आपने 4 को 2 का स्केयर बना के स्केयर को इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें इस 2 3/2 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2√2। आप बोलेंगे सर वो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि सर स्टूडेंट 2 की पावर 3/2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 1 + 1/2 तो 1 + 1/2 का आंसर क्या होगा 3/2 होगा। आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2 + 2 की पावर 1/2 2 डॉट 2 की पावर 1/2, क्योंकि जब दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, और 1/2 को मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि जो नया टाइम पीरियड होगा वो पहले वाले टाइम पीरियड का अंडर रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, और पहले वाले का टाइम क्या था 10 आवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और इस t की जगह 10 आ जाएगा। तो ये 2 × 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगी हमारे पास डेट इज़ डेल्टा। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन को भी देखते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चन जो हैं वो पास्ट पेपर्स में स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ रिड्यूस टू 1/4। अगर आप इससे पहले वाले दोनों MCQ देखें तो उसमें मैंने डिस्टेंस बढ़ाया है, यहाँ मैंने डिस्टेंस को पहले से 1/4 कर दिया है। अगर डिस्टेंस पहले से 1/4 हो तो हमारा एक दिन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने डेज़ का होगा स्टूडेंट। वैसे तो आपको पता है जब हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट करती है, तो 365 डेज़ में अपना एक चक्कर पूरा करती है। डैट्स वाई इन कैलेंडर ईयर देयर आर 365 डेज़। तो अगर हम अपने ज़मीन के ऑर्बिटल रेडियस को 1/4 कर दें तो फिर टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगेन हम इसी फॉर्मूले में जहाँ पे हमने ये r और t का रिलेशन देखा था, वहाँ पर अगर मैं r की जगह 1/4 लिख दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और सारे की पावर 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। 1/4 का मतलब है 1/2 सारे का होल स्क्वायर, और साथ में 3/2 तो आना ही आना है स्टूडेंट, 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 1/8। तो टाइम पीरियड पहले से 1/8 हो जाएगा, मतलब जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो पहले वाले टाइम पीरियड के 1/8 होगा। और वैसे जो हमारी ज़मीन का टाइम पीरियड है ऑर्बिटल रोटेशन का वो 365 डेज़ है। जब मैं 365 डेज़ को 8 पे डिवाइड करूँगा स्टूडेंट तो हमारे पास जो ऑलमोस्ट आंसर आएगा वो 46 डेज़ के करीब आएगा। आप इसको यूँ भी चेक कर सकते हैं कि जब आप 8 का टेबल कर रहे होंगे तो 8 4 या 32, लेकिन यहाँ पे 36 है, मतलब आंसर 40 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है चार्ली है 46।